अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि फीनिक्स ब्लड की 10 बूंदे, गोल्डन क्रो ब्लड की 9 बूंदे, टाइम व्हील पर्ल में उसने जितना भी डिवाइन ब्लड रिकवर किया था वो इस एक पल में फिर से जल उठा। इन दो महान डिवाइन स्पिरिट्स की पावर एक दूसरे से मिल गई और एक ऐसे जलते हुए सूरज में बदल गई जिसकी चमक में कोई अपनी आंखें भी नहीं खोल सकता था। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। यूनचे की आंखों में जो पक्की जिद्द थी वो अचानक कांपने लगी और फिर वो 2 दहकते हुए अंगारों में बदल गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, इविल गॉड फिफ्थ गेट, हेडीज। बूम! पलक झपकते ही यूनचे के शरीर से एक ऐसी भयानक प्रोफाउंड लाइट ब्लास्ट हुई जो खून से भी ज्यादा गाढ़ी थी। उसी वक्त उसके शरीर में लगभग दर्जन भर जगहों से खून के फव्वारे फूट पड़े जैसे वो अभी फटने ही वाला हो। उसकी ऑरा इतनी खौफनाक हो चुकी थी कि जो भी उसे महसूस कर रहा था उसकी रूह कांप रही थी। एरिना में बैठे लोगों में खलबली मच गई। ये तो वही टेक्निक है जो उसने पिछली बार यूज की थी। अब आगे यूनचे के सामने की दुनिया पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। वो जो पावर यूज कर रहा था वो इतनी बेकाबू थी कि अगले ही पल उसके शरीर के चीथड़े उड़ सकते थे। लगातार 2 बार ड्रैगन सोल डोमेन यूज करने की वजह से उसका दिमाग भी फटने की कगार पर था। मतलब साफ है, उसने जबरदस्ती ड्रैगन सोल डोमेन यूज किया, जबरदस्ती अपना डिवाइन ब्लड जला और जबरदस्ती हेडीज को एक्टिवेट किया। यूनचे ने अपने पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अब आधा कदम भी पीछे हटना नामुमकिन था। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे बस यही एक आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी। यूनचे को लुओ चांगशेंग बिल्कुल नहीं दिख रहा था क्योंकि उसकी आंखों के आगे सिर्फ खून जैसा लाल रंग छाया हुआ था। पर उसकी बची खुची विल पावर अभी भी लुओ चांगशेंग पर टिकी हुई थी। अपनी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को ऊपर उठाते हुए और किसी पागल जंगली जानवर की तरह दहाड़ते हुए उसने सीधा लुओ चांगशेंग पर एक भयंकर वार किया। सीन यह है कि पिछली बार जब यूनचे ने हेडीज को एक्टिवेट किया था तब उसकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए उसका शरीर और सोल तुरंत टूट गए थे। इसी वजह से अपनी जान दांव पर लगाकर किए गए उस हमले पर से उसका कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया था और वो सिर्फ अपने दुश्मन को हल्का सा छू पाया था। पर इस बार यूनचे की हालत पहले से बहुत बहुत ज्यादा बेहतर थी। कम से कम शरीर टूटने के बाद भी उसका कंट्रोल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अपनी आखिरी उम्मीद पर अपनी सारी पावर और विल पावर लगाते हुए उसने लुओ चांगशेंग पर हमला किया। इस हमले के झटके से उसके दोनों हाथ ऐसे फट गए जैसे उनमें डायनामाइट लगा हो और उसके हाथों की सारी नसें टूट गई। लुओ चांगशेंग डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था, पर उसकी सदमे से भरी आंखों में अभी भी थोड़ी सी समझ बाकी थी। उसने अपना बचाव करने के लिए अपने हाथ ऊपर किए और आखिरी सेकंड में एक पीली प्रोफाउंड लाइट की चमक पैदा की। बूम! उस खून जैसी लाल स्वॉर्ड बीम ने पल भर में लुओ चांगशेंग के हाथों और प्रोफाउंड एनर्जी को झटक दिया और सीधे उसके शरीर से जा टकराई। ऐसा लगा जैसे कोई तारा ब्लास्ट हो गया हो। उस भयंकर धमाके से कॉन्फर्ट गॉड स्टेज की सैकड़ों मीटर पावरफुल जमीन चकनाचूर हो गई। वहां बना खून के रंग का प्रोफाउंड टॉर्नेडो बहुत बहुत देर तक गायब नहीं हुआ। वाह! उस शोर के बीच एक खून जमा देने वाली चीख गूंजी और वो इतनी भयानक थी कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये किसी ताकतवर डिवाइन किंग की चीख है। किसी तूफान में उड़ने वाले पत्ते की तरह लुओ चांगशेंग कम से कम दर्जनों मीटर दूर हवा में उड़ गया और बारिश की तरह उसका खून टपकने लगा। लुओ गुक्सी बेकाबू होकर सदमे में चिल्लाई, चांगशेंग! लुओ शांगचेन भी अपनी जगह से खड़ा हो गया था। वो जो देख रहा था उससे बुरी तरह हिल चुका था। एरिना में बैठे सारे लोगों की आंखें फटी रह गई और उनके जबड़े जमीन पर आ गिरे। वो चाहे अपनी आंखें कितनी भी बार रगड़ ले, पर जो उनके सामने हो रहा था उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। ये एक पूरी तरह से एकतरफा मैच था। लुओ चांगशेंग ने यूनचे की पूरी पावर को सिर्फ एक हाथ से रोक लिया था। लुओ चांगशेंग एक ताकतवर डिवाइन किंग बन चुका था। उसके लेवल के हिसाब से तो यूनचे के लिए एक असली डिवाइन किंग को खरोंच मारना भी बहुत मुश्किल होना चाहिए था। पर ड्रैगन सोल डोमेन से उसे दबाने के बाद यूनचे का लुओ चांगशेंग के हाथ पर घाव देना ही बहुत बड़ी बात थी। और अब एक डिवाइन किंग लुओ चांगशेंग लिटरली हवा में उड़ रहा था और उसके आखिरी हमले से खून की बारिश हो रही थी। ये नामुमकिन है। एक डिवाइन मास्टर होने के नाते और लुओ चांगशेंग की पावर को सबसे अच्छी तरह जानने वाली इंसान लुओ गुक्सी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये होना ही था।
इविल गॉड की पावर एक ऐसे क्रिएशन गॉड की थी जिसका लेवल ट्रू गॉड से भी ऊपर था। तो फिर आम इंसान इसे कैसे समझ सकते थे? पर दिक्कत यह थी कि यूनचे खुद भी एक आम इंसान ही था। अपनी विल पावर और जान दाव पर लगाकर वो हमला करने के बाद यूनचे का दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। क्लैंग, हेवंस मीटिंग स्वॉर्ड उसके हाथों से छूटकर भारी आवाज के साथ जमीन पर गिरी और वो खुद पीठ के बल गिर पड़ा। उसके शरीर से अनगिनत खून की धारें बह रही थी। पलक झपकते ही उसके चारों तरफ खून का एक डरावना तालाब बन गया। यान जुएहाई ने खोए हुए अंदाज में कहा, आखिर वो पावर क्या है? ये सोचना ही पागलपन है कि वो एक डिवाइन किंग को चोट पहुंचाने के लिए काफी है। मु बिंगयुन खड़ी हुई और अपनी ही दुनिया में खोई हुई धीरे से बड़बड़ाई, यूनचे, वो हमला बहुत ही ज्यादा जानलेवा था, पर वो अच्छे से जानती थी कि उस हमले की कीमत क्या थी। वो उसे जमीन पर गिरते हुए देख रही थी और उसकी ऑरा बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। वो देख रही थी कि उसके नीचे खून का तालाब बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। ये एक ऐसा हमला था जिस पर यूनचे ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, सिर्फ उस एक छोटी सी उम्मीद के लिए। बैंग, कॉन्फर्ट गॉड स्टेज बहुत बड़ा था, इसलिए वो हमला आखिर में लुओ चांगशेंग को बाउंड्री के बाहर फेंकने में नाकाम रहा। लुओ चांगशेंग बहुत बहुत देर तक हवा में उड़ता रहा, फिर भारी आवाज के साथ जमीन पर गिरा, 1 दर्जन बार लुढ़का और आखिर में पूरी तरह रुक गया। ऑनरेबल क्यू हुई ने एक बार अपनी भौहे सिकोड़ी पर कुछ नहीं बोले, प्लीज बेहोश हो जा, तुझे बेहोश होना ही पड़ेगा। मु बिंगयुन की भौहें पूरी तरह सिकुड़ी हुई थी और वो अपने दिमाग में पूरी पावर से चिल्ला रही थी, पर कुछ ही सेकंड बाद उसका दिल बैठ गया। लुओ चांगशेंग ने अपने हाथों से जमीन को धकेला और अपने पैरों पर खड़ा हो गया, और उस पूरे वक्त वो एक खौफनाक गुस्से और किलिंग इंटेंट से घिरा हुआ था। उसके सीने के बीचों बीच मांस की एक लंबी और गहरी खाई बन गई थी। वो घाव इतना गहरा था कि उसकी पसलियां और हड्डियां साफ नजर आ रही थी। उसका सीना डरावने खून से लथपथ था। लुओ चांगशेंग का चेहरा दर्द से बुरी तरह फड़क रहा था, पर जिस चीज ने उसे अंदर से खा लिया था वो एक ऐसी बेइज्जती और गुस्सा था जिसने उसका सारा दिमागी संतुलन बिगाड़ दिया था। उसका चेहरा और उसकी आंखें इतनी खूंखार लग रही थी कि वो किसी पागल जानवर जैसा लग रहा था जो किसी इंसान को जिंदा चबाने वाला हो। भले ही उसके घाव डरावने लग रहे थे, पर उसकी ऑरा बहुत ज्यादा कमजोर नहीं हुई थी। वो अभी भी एक डिवाइन किंग था, और उस पूरे अंधे कर देने वाले गुस्से और बेइज्जती के एहसास ने उसे पहले से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। मु बिंगयुन ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, खेल खत्म, खेल खत्म। कॉन्फर्ट गॉड स्टेज के बाहर दूर एक बादल पर एक नाजुक सी लाल परछाई ने भी यही बड़बड़ाया। उस हमले के बाद भी लुओ चांगशेंग का खड़ा होना, इसका मतलब था कि यूनचे की आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह से बुझ चुकी है। अब कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर फर्स्ट आना एकदम नामुमकिन था। उसे तो इस बात पर खुश होना चाहिए था, पर फिर भी पता नहीं क्यों उसे अपने पूरे शरीर में एक दर्द भरा दबाव महसूस हो रहा था। उसने खुद से कहा, मैंने ही उसे फर्स्ट आने के लिए कहा था, मैंने ही उसे हार मानकर वापस जाने पर मजबूर किया था। ये सब ऐसे कैसे हो गया? वो हार गया। मैं अपने वादे के हिसाब से उसे वापस भेज सकती हूं, पर क्या वो सच में इस हालत में वापस घर लौट पाएगा? अगर वो पहले वापस लौट जाता तो शायद लोग उसे जल्दी भूल जाते। भले ही शुरुआत में बहुत लोगों ने उस पर ध्यान दिया था, पर अब उसकी चमक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जीतने के लिए उसने अपने कई सारे राज खोलने का रिस्क लिया। इसमें कोई शक नहीं कि अब टॉप पर बैठे हर इंसान की नजर उस पर है। जैस्मीन ने अपनी आंखें बंद की और कड़वाहट के साथ अपने दिमाग में बड़बड़ाई, ये वो एंडिंग नहीं है जो मैं चाहती थी। दूसरी तरफ यूनचे बहुत बुरी तरह घायल था। उसके शरीर पर कोई भी ऐसी जगह ढूंढना लगभग नामुमकिन था जो सही सलामत हो। उसकी ऑरा भी इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसके लिए खड़ा होना भी नामुमकिन लग रहा था। माना कि लुओ चांगशेंग भी काफी बुरी तरह घायल था, पर उसकी हालत यूनचे से बहुत बहुत बेहतर थी, और उसकी ऑरा तो अभी भी पहले जितनी ही ताकतवर थी। फाइट खत्म हो चुकी थी। अब यूनचे के जीतने का 1% भी चांस नहीं बचा था। लुओ चांगशेंग ने अपने सीने पर हाथ रखा और प्रोफाउंड एनर्जी से अपने सीने के उस बड़े घाव को धीरे धीरे सील करने लगा। उसके बाद वो धीरे धीरे यूनचे की तरफ बढ़ा, जो खून के तालाब में बेहोश पड़ा था। उसके शरीर से एक ऐसी शैतानी और खूंखार ऑरा निकल रही थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी।
पर ऑनरेबल क्यू हुई ने अभी तक मैच के खत्म होने का ऐलान नहीं किया था, क्योंकि भले ही यून चे की ऑरा बहुत कमजोर थी, पर वो अभी भी होश में था और बेहोश नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात, उसने अभी तक हार भी नहीं मानी थी। इसके बजाय उसकी आंखों में जो हल्की सी चमक थी, वो अभी भी हार ना मानने और लड़ने की जिद दिखा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़ने की जिद अब उसकी रगों में बस चुकी है। हु पॉयु ने धीमी आवाज में पूछा, ब्रदर युन, वो अभी तक बेहोश नहीं हुए हैं? लुओ चांगशेंग धीरे धीरे चलकर यून चे के सामने आ गया था। एक बहुत ही काली, ठंडी और भयानक ऑरा ने यून चे को घेर लिया जब लुओ चांगशेंग ने अपना हाथ उठाया। और जब वहां मौजूद सबको लगा कि वो कोई बवंडर बनाकर अपने लाचार दुश्मन को कॉन्फर्ट गॉड स्टेज से नीचे फेंक देगा, तभी अचानक उसके हाथ में एक खौफनाक विंडस्टॉर्म बनने लगा। और फिर लोगों की अनगिनत डरी हुई चीखों के बीच उसने बेरहमी से वो हमला यून चे के ऊपर दे मारा। भाई, अगर यून चे अपनी पीक कंडीशन में भी होता तो वो इस हमले को नहीं रोक पाता, तो फिर इस भयानक रूप से घायल और लाचार यून चे का तो क्या ही कहना, जिसके पास हमला रोकने के लिए थोड़ी सी प्रोफाउंड एनर्जी भी नहीं बची थी। एक दिल चीर देने वाले भयंकर धमाके के बीच यून चे के अंदर के ऑर्गन किसी ज्वालामुखी की तरह बाहर फट पड़े, पर उसके मुंह से एक कराह तक नहीं निकली। उसका शरीर हवा के उस बवंडर में किसी खून से सने और टूटे हुए गोश्त के टुकड़े की तरह उछल रहा था। और फिर वो बवंडर उसे दूर हवा में उड़ा ले गया। यून चे, ब्रदर यून, आ है। स्नो सॉन्ग और फ्लेम गॉड रेल्म्स के सारे लोग इस बवाल को देखकर इतने सदमे और डर में थे कि उनके चेहरे मुर्दे जैसे सफेद पड़ गए थे। बाकी स्टार रियल्म्स के लोगों के चेहरे भी एकदम सुन्न थे। ऑनरेबल क्यू हुई की भौहें बहुत बुरी तरह सिकुड़ गई और ऐसा लग रहा था कि वो बस जल्दी से इस फाइट को खत्म करने का ऐलान करना चाहते हैं। ये वो महान यंग मास्टर चांगशन था जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था और जो 30 साल में डिवाइन किंग बन गया था। पर कौन सोच सकता था कि वो एक बुरी तरह घायल और लाचार यून चे पर इतना खूंखार हमला करेगा। यून चे आसमान से जमीन पर गिरा और कॉन्फर्ट गॉड स्टेज की जमीन पर घिसटते हुए उसने खून की एक बहुत लंबी लाइन बना दी। आसमान में खून का वो बड़ा सा बादल बहुत देर तक गायब नहीं हुआ, जिसे देखकर मैच देख रहे सारे कल्टिवेटर्स के दिल सुन्न पड़ गए। यून चे जहां जाकर रुका, वो जगह कॉन्फर्ट गॉड स्टेज के किनारे से बस कुछ ही कदम दूर थी। वो वहां बिना हिले डुले और एकदम शांत पड़ा था। लुओ चांगशेंग का वो खूंखार और बेरहम हमला ऐसा नहीं था जिसे यून चे रोक पाता। अगर वो वहीं पर मर भी जाता तो किसी को हैरानी नहीं होती। पर ऑनरेबल क्यू हुई का चेहरा बदलने के बाद भी उन्होंने मैच खत्म होने का ऐलान नहीं किया। लुओ चांगशेंग, उसने सच में ऐसा? वो रूली की सांस अटक गई और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यान जुएहाई ने भारी आवाज में कहा, लगता है यही उसका असली रूप है। पर तभी उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे, मैच खत्म होने का ऐलान क्यों नहीं हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि यून चे अभी तक बेहोश नहीं हुआ? वो कर क्या रहा है? वो अभी भी हार क्यों नहीं मान रहा? यून चे का शरीर गहरे घावों से भरा था और उसकी ऑरा धागे जितनी पतली हो चुकी थी। इस हालत में किसी को नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई और होता तो कब का बेहोश हो चुका होता। तो यून चे के अभी भी होश में रहने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती थी, और वो ये थी कि वो अभी भी हार नहीं मान रहा था। और ये कोई छोटी मोटी जिद नहीं थी। वो बेहोश होने से बचने के लिए अपनी बची खुची विल पावर का एक एक कतरा इस्तेमाल कर रहा था। लुओ चांगशेंग पलक झपकते ही एक बार फिर यून चे के सामने आ गया। यून चे अपने ही खून के तालाब में लाचार पड़ा था। उसका पूरा शरीर फट चुका था। उसके घाव इतने भयानक थे कि एक खून का प्यासा इंसान भी उसे देखकर डर जाता, और उसकी ऑरा बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। पर इतनी खस्ता हालत में होने के बाद भी यून चे का शरीर हल्का हल्का कांप रहा था और उसकी धुंधली आंखों में अभी भी एक कमजोर पर बहुत ही जिद्दी चमक थी। लुओ चांगशेंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और यून चे को गले से पकड़ लिया। उसने उसे जमीन से ऊपर उठाया और उन आंखों में गहराई से देखा जिनमें अभी भी वो हल्की सी चमक बाकी थी। उसे खुद नहीं पता था क्यों, पर यून चे को इस हद तक कुचलने के बाद, उसे एक टूटे हुए खिलौने की तरह बनाने के बाद भी उसे अंदर से कोई सुकून नहीं मिल रहा था। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज बहुत ही जिद के साथ उसके दिल और रूह को दबा रही हो। असल बात यह थी कि यून चे को लेकर लुओ चांगशेंग के दिल में जो जलन और डर था, वो उसकी नफरत से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो मैनिफेस्ट गॉड्स यूज कर सकता था, वो डिवाइन फ्लेम्स को मिला सकता था,
और वो अजीब और खूंखार ड्रैगन सोल भी निकाल सकता था। उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ सिर्फ डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म पर थी। फिर भी उसने उस लुओ चांगशेंग को हरा दिया था जो पीक डिवाइन स्पिरिट रियल्म पर था। और अब एक बार फिर डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म पर होने के बाद भी युनचे ने सच में उसकी डिवाइन किंग बॉडी को भारी चोट पहुंचा दी थी। ये सब वो चीजें थी जो लुओ चांगशेंग खुद कभी नहीं कर सकता था, और वो अपनी पूरी जिंदगी में भी कभी ये सब नहीं कर पाएगा। तो वो उससे जलन कैसे ना करे, उसे डर कैसे ना लगे, पर वो इस बात को कभी नहीं मानेगा। वो ईस्टर्न डिवाइन रीजन की यंग जनरेशन का नंबर 1 इंसान था, तो वो भला किसी और से जलन या डर कैसे महसूस कर सकता था। अभी तक युनचे ने हार नहीं मानी थी, और इस बात ने लुओ चांगशेंग की जीत के मजे को बहुत कम कर दिया था। उसने अपना हाथ हवा में ऊपर उठाया, युनचे को हवा में लटकाते हुए। कॉन्फर्ट गॉड स्टेज का किनारा उनके ठीक सामने था, और उसे बस युनचे को हल्का सा धक्का देना था, और ये एक तरफा मैच यही खत्म हो जाता। पर अचानक लुओ चांगशेंग ने अपना शरीर मोड़ा। उसने एक भारी दहाड़ मारी। उसके शरीर के चारों तरफ प्रोफाउंड लाइट घूमी, और उसने युनचे को बहुत ही बेरहमी से कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर दे मारा। युनचे मु बिंगयुन के मुंह से एक बार फिर बेतहाशा चीख निकल गई। लुओ चांगशेंग की उस किक का निशाना, हैरानी की बात है, युनचे के प्रोफाउंड वेन्स थे। वो पलक झपकते ही उठी और हवा में उड़कर कॉन्फर्ट गॉड स्टेज के ऊपर आ गई। वहां पहुंचकर उसने मिन्नत करते हुए कहा, ऑनरेबल क्यों हुई, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि आप एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद लें और इस जूनियर को युनचे से 2 शब्द कहने की इजाजत दें। ये जूनियर अच्छे से जानती है कि कॉन्फर्ट गॉड बैटल के रूल्स नहीं तोड़े जा सकते, पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो युनचे का जिंदा बचना किस्मत की बात होगी। ऑनरेबल क्यू हुई ने उसकी तरफ देखा, पर उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी। जैसे ही मु बिंगयुन दोबारा विनती करने वाली थी, ऑनरेबल क्यू हुई की भारी आवाज अचानक पूरे कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर गूंज उठी। युनचे, ये एक ऐसा मैच है जिसे तुम हर हाल में हारोगे। खुद को बेहोश होने दो और ये कंपटीशन यहीं खत्म हो जाएगा। तुम्हें टूर्नामेंट में 2nd रैंक मिलेगी और तुम्हारा नाम इज्जत से लिया जाएगा। पर अगर तुम इसी तरह जिद पर अड़े रहे तो लुओ चांगशेंग तुम्हें लीगल तरीके से मारता रहेगा और कोई बीच बचाव नहीं कर पाएगा। तो अपने एक पल के बेवकूफी भरे गुस्से के लिए अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। ऑनरेबल क्यू हुई की आवाज गूंजने के साथ ही पूरे एरिना में सन्नाटा छा गया। पर युनचे की वो जिद्दी विल पावर मिटने का नाम नहीं ले रही थी। युनचे की दुनिया कभी खून जैसी लाल हो रही थी तो कभी मुर्दे जैसी सफेद। अब उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, और उसे अपने ही वजूद का एहसास बहुत धुंधला लगने लगा था। उसे सिर्फ लुओ चांगशेंग की ऑरा और बाहर से आने वाला कुछ शोर सुनाई दे रहा था। बिना बात का गुस्सा। हाँ, क्या मजाक है, क्या सिर्फ एक लुओ चांगशेंग मुझे हराने के लायक है। युनचे की हंसी उसके दिल और रूह में गूंज उठी। जब एक लाल परछाई धुंधली सी उसके सामने आई तो उसे लगा जैसे उसका दिल और रूह एक बहुत ही प्यारी गर्माहट से भर गए हों। जैस्मीन, मैं तुम्हारे लिए नेदरवर्ल्ड उदुम्बरा फ्लावर तोड़ लाया था। मैं तुम्हारे लिए रियल्म ऑफ दी गॉड्स तक आ गया, पर अभी मैं इस कॉन्फर्ट गॉड बैटल का विनर नहीं बन पा रहा हूं। क्या यह किस्मत में लिखा है कि मैं तुम्हें अब कभी नहीं देख पाऊंगा? क्या हम दोनों की किस्मत में एक दूसरे से मिलना और जुड़ना नहीं लिखा है? हाँ, ये कैसा मजाक है। इस जिंदगी में यह कभी मुमकिन नहीं होगा। भले ही मुझ जैसा नालायक तुम्हारे लिए ये कॉन्फर्ट गॉड बैटल नहीं जीत सकता, पर कम से कम मुझे तुम्हारे लिए आखिरी पल तक टिके रहने दो, जब तक कि मेरी विल पावर और भरोसे की आखिरी बूंद खत्म ना हो जाए। ये तुम्हारे लिए मेरी लगन का सबूत है, और ये मेरी नालायकी की सजा भी है। बैंग! लुओ चांगशेंग की एक भारी किक ने उसके शरीर को फिर से हवा में उड़ा दिया। उसे नहीं पता था कि वो कहां गिरा, और ना ही वो ये चेक कर सकता था कि उसे कितनी चोटें लगी हैं, क्योंकि अपना बचा खुचा होश कायम रखने में ही उसकी पूरी जान निकल रही थी। मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा, मैं अपने शरीर को भी महसूस नहीं कर पा रहा। अभी तो मुझे अपने प्रोफाउंड वेन्स के होने का भी एहसास नहीं हो रहा है, भले ही मेरी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ पूरी तरह सूख जाए, या शायद अगर मेरे प्रोफाउंड वेन्स तबाह भी हो जाए तो मेरा होश भी। साथ ही युनचे की नजरें धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगी। उसके शरीर से निकलने वाली प्रोफाउंड एनर्जी की आखिरी लकीर भी अचानक गायब हो गई। उसके बाद उसके शरीर के अंदर या बाहर से प्रोफाउंड एनर्जी ऑरा का एक कतरा भी नहीं निकल रहा था। लुओ चांगशेंग ने युनचे की तरफ बहुत ही आराम से और जानबूझकर धीरे कदम बढ़ाते हुए कहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
सोचो तुम अभी भी टिके हुए हो। यूनचे जितना सह रहा था उसे उतना ही मजा आ रहा था, पर साथ ही उसे इस बात की झुंझलाहट और खुन्नस भी हो रही थी। उसके कदम और भी धीमे हो गए, पर उसके दोनों हाथों में दो खूंखार और बेरहम हरिकेन एनर्जी के बवंडर चुपचाप बनने लगे थे। इस बार वो यूनचे के दोनों हाथ सीधे उखाड़ देना चाहता था, पर जैसे ही वो यूनचे से 10 कदम की दूरी पर पहुंचा, दुनिया अचानक और बिना किसी वार्निंग के अंधेरे में डूब गई। किसी ऑरा में कोई बदलाव नहीं हुआ था, कोई अजीब आवाज नहीं आई थी, ऐसा कुछ होने का कोई भी इशारा या वार्निंग नहीं मिली थी। पर आसमान की रोशनी अचानक बहुत तेजी से धुंधली हो गई। सबने अनजाने में ही अपने सिर ऊपर उठाए और सबके चेहरों पर झटके से हैरानी और सदमा छा गया। उनके ऊपर आसमान में काले बादल घूमने और जमा होने लगे। वो इतने बड़े और खत्म ना होने वाले लग रहे थे कि उन्होंने आसमान की सारी रोशनी को निगल लिया। पर उस पल से पहले आसमान हजारों किलोमीटर तक एकदम साफ था। एक भी बादल का नामो निशान नहीं था। वहां बैठे सारे महान डिवाइन मास्टर्स और गॉड एम्परर्स धीरे धीरे एक एक करके अपनी जगह से खड़े हो गए। सबकी भौहें टेंशन से सिकुड़ गई थी, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि ये काले बादल कहां से आ गए। एकदम साफ नीले आसमान से लेकर पूरा आसमान बादलों से ढक जाने तक ये सब बस एक पल में हो गया। एक बहुत ही अजीब और समझ के बाहर वाले पल में काले बादल घूम रहे थे, डार्क और भारी, और पलक झपकते ही कुछ भी देख पाना लगभग नामुमकिन हो गया। और तो और कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर बैठे लोगों को एक बात नहीं पता थी। उन्हें नहीं पता था कि इसी वक्त पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन के आसमान को भी काले बादलों ने ढक लिया था। जैसे जैसे काले बादल घूम रहे थे, वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ दबाव बनाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डार्क डेविल गॉड अचानक जाग गया हो और उसने पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन को एक अंधेरी खाई में धकेल दिया हो। ये सब क्या हो रहा है? जैसे जैसे आसमान काला होता गया, कॉन्फर्ट गॉड स्टेज के चारों तरफ बैठे लोग पूरी तरह घबरा गए। इन एक्सपर्ट्स की तेज नजरों के बावजूद वो अपने हाथ भी साफ नहीं देख पा रहे थे। इस बीच एक बहुत ही डरावना और दम घोंटने वाला दबाव आसमान से नीचे आता हुआ महसूस हो रहा था, जो वक्त के साथ और भी भारी होता जा रहा था। इसकी वजह से सबको ऐसा लग रहा था जैसे दम घुटने से उनकी रूहें बुरी तरह कांप रही हों। ये एक बहुत ही खौफनाक फीलिंग थी, जैसे पूरा आसमान गिरने वाला हो और सारी जिंदगी को निगलने वाला हो। कॉन्फर्ट गॉड स्टेज के चारों तरफ बैठे सारे लोग खड़े हो गए। उनके चेहरे आसमान की तरफ थे और उनके दिल और रूह सदमे में थे। वहां मौजूद यंग कल्टिवेटर्स की तो बात ही छोड़ो, गॉड एम्परर्स और ड्रैगन मोनार्क ने भी आसमान को इस डरावने तरीके से पल भर में काले बादलों से भरते हुए कभी नहीं देखा था। मो यू, मो वैन, मो जी, क्या तुम लोगों ने पहले कभी ऐसा अजीब नजारा देखा है? एटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने हेवनली मिस्ट्री रियल्म के 3 एल्डर्स से पूछा। उनकी भौहें तनी हुई और गहरी थी, पर उन 3 एल्डर्स के पास एटर्नल हेवन गॉड एम्परर की बात का कोई जवाब नहीं था। वो तीनों बस खाली नजरों से उस काले आसमान को घूर रहे थे। उनकी आंखों में वहां मौजूद किसी भी और इंसान से 10 गुना ज्यादा सदमा था। हेवनली मिस्ट्री के 3 एल्डर्स होने के नाते वो गॉड रियल्म में किसी भी और इंसान से हेवनली लॉ के सबसे करीब थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हेवंस के राज ढूंढने में बिताई थी और दुनिया के अनगिनत चमत्कार देखे थे। पर हेवनली मिस्ट्री रियल्म के हेवनली मिस्ट्री गॉड कैनॉन में, जिसमें गॉड रियल्म के सारे राज लिखे थे, ऐसी किसी भी रहस्यमयी घटना का कोई जिक्र नहीं था। और जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा सदमे में डाल रखा था, वो यही पावर थी जो हेवनली लॉ के इतने करीब लग रही थी। हेवनली मिस्ट्री रियल्म के लोगों की उम्र कुदरती तौर पर कम होती थी, क्योंकि वो लगातार जबरदस्ती हेवंस के राज जानने की कोशिश करते थे और इसके बदले उन्हें पक्का आसमान का कहर झेलना पड़ता था। भले ही वो हेवंस के राज जान सकते थे, पर वो हेवनली लॉ की सबसे ज्यादा इज्जत करते थे। पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में हेवनली पावर के वजूद को इतने साफ तरीके से कभी महसूस नहीं किया था जितना वो अभी कर रहे थे। जो चीज पहले कोई धुंधली हेवनली पावर लग रही थी, वो अभी उनके सिर के ऊपर आसमान में ऐसे घूम रही थी जैसे कोई बस हाथ बढ़ाकर उसे छू ले। धड़, तीनों एल्डर्स अचानक एक साथ घुटनों के बल गिर पड़े, फिर जमीन पर लेट गए और उनके शरीर लगातार कांप रहे थे। हेवनली मिस्ट्री के 3 एल्डर्स की इस अचानक हुई हरकत ने एटर्नल हेवन गॉड एम्परर को हल्का सा चौंका दिया। फिर उनके शरीर से प्रोफाउंड लाइट की एक चमक निकली। जैसे ही उन्होंने साउंड ट्रांसमिशन सुना,
उनके चेहरे का रंग तेजी से बदल गया और वो दबी हुई आवाज में दहाड़े, तुमने क्या कहा? एटर्नल हेवन गॉड एम्परर जैसी हैसियत वाले इंसान को ऐसी सदमे भरी आवाज निकालते हुए देखकर आसपास के सारे गॉड एम्परर्स और गार्डियंस उनकी तरफ देखने लगे। ड्रैगन मोनार्क ने धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ? एटर्नल हेवन गॉड एम्परर का सीना कुछ देर तक भारी सांसें लेता रहा। फिर उन्होंने बहुत ही डार्क और उदास आवाज में जवाब दिया, ये अजीब काले बादल सिर्फ मेरे एटर्नल हेवन रियल में नहीं आए हैं। पूरब के डिवाइन सी से लेकर पश्चिम के फ्लाइंग स्टार तक, जहां तक भी ट्रांसमिशन पहुंच सकता है, उन सब के आसमान भी काले बादलों से ढक चुके हैं और कुछ भी नहीं दिख रहा। ये कैसे मुमकिन है? पूरा ईस्टर्न डिवाइन रीजन काले बादलों से ढक चुका है। क्या? एटर्नल हेवन गॉड एम्परर की ये बात सुनकर कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर बैठे सब लोग सन्न रह गए। ये आखिर हो क्या रहा है? ड्रैगन मोनार्क, आप 3,50,000 साल के हैं। क्या आपने कभी ऐसे चमत्कार के बारे में सुना है? ब्रह्मा हेवन गॉड एम्परर ने धीमी आवाज में पूछा। ड्रैगन मोनार्क ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। ये आसमान है, ये आसमान का कहर है। जमीन पर झुके हुए मास्टर मो यू ने दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा, और उनके हर शब्द के साथ उनकी हड्डियों में एक कंपी हो रही थी। बूम बूम बूम, काले बादल लगातार आते रहे और सबके सिर और दिलों के ऊपर एक भारी और घना जाल बनाते रहे। इस ना रोके जा सकने वाले दबाव से उनके दिलों में जो धड़कन हो रही थी, उससे उनका दम घुटने लगा था। पूरा ईस्टर्न डिवाइन रीजन एक खौफनाक घबराहट में फंसा हुआ था। उन्होंने उस घने काले आसमान की तरफ देखा, जहां खत्म ना होने वाले काले बादल कयामत के दिन के आने का इशारा कर रहे थे। इस हालात के सदमे और खौफ में सब लोग बहुत पहले ही भूल चुके थे कि वो कहां है। वो ये भी भूल चुके थे कि ये कॉन्फर्ट गॉड बैटल का आखिरी मैच है। धक 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 धक, यूनचे की आंखें धुंधली हो चुकी थी और उसका होश पूरी तरह से गायब हो चुका था। पर पता नहीं क्यों उसके दिल की धड़कनें बहुत ही ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। उसके प्रोफाउंड वेन्स के अंदर की प्रोफाउंड एनर्जी शुरुआत में ही पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, यहां तक कि उसके प्रोफाउंड वेन्स का भी कोई अतापता नहीं था। पर इस पल उसे अचानक कहीं से प्रोफाउंड एनर्जी की कुछ लहरें अपने अंदर आती हुई महसूस हुई। हालांकि ये प्रोफाउंड एनर्जी साफ तौर पर उसी के अंदर से आ रही थी, पर यह बहुत ही अजीब और अनजानी लग रही थी। ये लगातार हिल रही थी और बेचैनी से खेल रही थी, जैसे पिंजरे में बंद कोई खूंखार जंगली जानवर हो जो सिर्फ पागलों की तरह तड़प सकता है पर बाहर नहीं निकल सकता। उसी वक्त एक अजीब और दबाव डालने वाली पावर ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। उसका होश पहले ही बहुत कमजोर हो चुका था, पर वो अभी भी महसूस कर सकता था कि इस खौफनाक और दबाव वाली पावर के साथ गुस्सा, हैरानी, चिड़चिड़ाहट और डर भी मिला हुआ है। ये क्या है? यूनचे की धुंधली आंखों ने खाली नजरों से ऊपर उस घने काले आसमान की तरफ देखा। यूनचे से 10 कदम से भी कम दूरी पर खड़े लुओ चांगशिंग का शरीर, उसकी आंखें, उसकी सोल, उसका पूरा शरीर, उसकी हर एक नस से लेकर उसके बालों के हर एक रेशे तक पागलों की तरह कांप रहा था। यूनचे के सबसे करीब होने की वजह से उसे यूनचे के सामने पलक झपकते ही पहुंचने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, पर उसका शरीर वहां अकड़ कर खड़ा था। उसका आधा उठाया हुआ कदम हवा में ही कांप रहा था। वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि किसी खौफनाक फीलिंग ने उसे बता दिया था कि अगर उसने ये आधा कदम आगे बढ़ाया तो वो पक्का मौत की गहरी खाई में गिर जाएगा और फिर कभी खुद को आजाद नहीं कर पाएगा। इस खौफनाक डर में उसने पीछे हटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो पीछे हटा, वो खौफनाक डर थोड़ा कम होता गया। उसने अपने पीछे हटने की स्पीड बढ़ा दी, जब तक कि वो अपनी घबराहट से दूर नहीं हो गया, पर उसका शरीर अभी भी कांपना बंद नहीं कर रहा था। गॉड एम्परर शितियन ने भारी आवाज में पूछा, ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है? कैसा आसमान का कहर? आखिर इसका मतलब क्या है? हालांकि उसने अपनी आवाज को शांत और नॉर्मल रखने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में अभी भी अनिश्चितता भरी थी। अचानक पर्पल रोशनी की एक किरण चमकी। इस दम घोंटने वाली अंधेरी दुनिया में पर्पल रोशनी की इस चमक ने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और सबकी नजरें उसी तरफ मुड़ गई जहां से वो आई थी। ठीक वहीं जहां वो देख रहे थे, जहां काले बादलों के 2 टुकड़े आपस में मिले, वहां पर्पल रोशनी की वो तेज चमक एक लाइटनिंग का निशान छोड़ गई। फिर 3, 5, 10, 100 अनगिनत लाइटनिंग के निशान एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा लाइटनिंग डोमेन बना गए। ये क्या है?
वहां बैठे ताकतवर लोगों के लिए लाइटनिंग के निशानों के मिलने से एक लाइटनिंग डोमेन का अचानक बनना कोई नई या अनजानी बात नहीं थी, क्योंकि ये उस लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन की शुरुआत थी जो हर कल्टिवेटर को अपने डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म के बॉटलनेक को तोड़ते वक्त झेलनी पड़ती थी। जो इंसान गॉड बनने की राह पर चलता था उसे आसमान के कहर का सामना करना ही पड़ता था। किंग रियल्म्स को छोड़कर जिनके पास खास इनहेरिटेंसेस होती थी जो उनके लोगों को रातों रात गॉड बना देती थी, चाहे कोई इंसान हो, मॉन्स्टर हो, जानवर हो या आत्मा। अगर किसी को भी डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म को पार करना है तो उसे हेवनली लॉ की सजा भुगतनी ही पड़ती थी। अगर कोई इस सजा को झेल लेता तो वो कामयाबी से डिवाइन स्पिरिट रियल्म में कदम रख लेता, पर अगर नहीं तो कम से कम वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता और सबसे बुरी हालत में उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत होती थी। गॉड रियल्म में हर दिन बहुत सारे कल्टिवेटर्स लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशंस झेलते थे। इस वजह से गॉड रियल्म के हाई लेवल वाले लोगों के लिए ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग कोई नई या अजीब बात नहीं थी। पर दिक्कत यह थी कि गॉड रियल्म के एक्सपर्ट्स की समझ के हिसाब से जो बंदा ब्रेक थ्रू करना चाहता था उसके सिर के ऊपर एक छोटे से एरिया में लाइटनिंग क्लाउड्स जमा होते थे और फिर एक लाइटनिंग रीजन बनकर ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग नीचे गिरती थी। एक नॉर्मल कल्टिवेटर के लिए लगभग 5 किलोमीटर तक के लाइटनिंग क्लाउड्स बनते थे और बहुत से बहुत कुछ दर्जन किलोमीटर तक। कम से कम किसी ने आज तक नहीं सुना था कि किसी कल्टिवेटर के लाइटनिंग क्लाउड्स 50 किलोमीटर से ज्यादा बड़े हों। पर अभी जो बादल उनके सिर के ऊपर थे वो हर जगह फैले हुए थे। उन्होंने पूरे ईस्टर्न गॉड रीजन को अपने अंदर निगल लिया था, जैसे दुनिया खत्म करने वाली कोई बहुत बड़ी कयामत आने वाली हो। तो ये भला किसी लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन के बादल कैसे हो सकते थे? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।